नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीज बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट में एक अच्छी शुरुआत देखने के लिए मिली है। सितंबर सीरीज का आगाज अच्छा हुआ है। F&O एक्सपायरी सीरीज कल समाप्त हो गई थी। अगस्त की नई सीरीज शुरू हुई है और इसमें अगर देखें तो सेंसेक्स आज करीब 200 पॉइंट्स ऊपर है। निफ्टी में देखें तो करीब 73 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी बैंक आज ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 210 पॉइंट ऊपर है। वहीं निफ्टी आईटी आज करीब 65 पॉइंट ऊपर है। तो कह सकते हैं कि मार्केट में चौतरफा एक कंट्रीब्यूशन आ रहा है। कल हमने देखा था कि मार्केट को 25,100 के ऊपर, जो कि एक महत्वपूर्ण टेक्निकली लेवल माना जा रहा था, उसके ऊपर क्लोज कराने में रिलायंस का एक अहम रोल रहा, जिसमें कि उन्होंने जो बोनस की अनाउंसमेंट्स की और जो बाकी उनकी एजीएम में बाकी बड़ी अनाउंसमेंट्स आई थी उन पर भी बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि रिलायंस ने कल कंट्रीब्यूट किया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बढ़ने गिरने वाले शेयरों में आज अगर हम देखें तो जो स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक से ही आ रही है। एचडीएफसी बैंक खासतौर से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है और सरकारी बैंकों में भी आज कुछ हद तक रुझान पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन क्या कुछ खबरें हैं और क्या कुछ दमदार खबरें रहेंगी जिनका कि असर ओवरऑल मार्केट पर रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट बाजार बोलता है पर। बाजार बोलता है, इसमें हम बात करेंगे एफआईज डीआईज के डेटा पर और उसके बाद बात करेंगे टॉप गेनर्स लूजर और साथ ही हम बात करेंगे ग्लोबल इंडिसेस पर। तो पहले शुरुआत करते हैं एफआईज डीआईज की, जहां पर कि हमने कल देखा कि खरीदारी दोनों ने ही अच्छी की है इंडियन मार्केट में। 3260 करोड़ की बाइंग एफआईज ने की और डीआईज ने 2691 करोड़ की बाइंग की। तो दोनों का मिलाकर अगर सम करें तो लगभग 6000 करोड़ के करीब की बाइंग इंस्टीट्यूशन कल के सत्र में करते हुए दिखाई दिए। एक अच्छी खासी बाइंग हम कह सकते हैं कि एफआईज और डीआईज ने कल के सत्र में की है। अब बात करते हैं ग्लोबल इंडिसेस की कि किस तरह से वहां पर इस समय रुझान देखने के लिए मिल रहा है। एशियन मार्केट्स कहाँ चल रहे हैं, अमेरिकन मार्केट किस तरह से बंद हुए। तो डाउ में एक अच्छी तेजी कल देखने के लिए मिली, करीब 244 पॉइंट की बढ़त और आधा % तेज बढ़कर बंद हुआ। आज सारे ही एशियन मार्केट हरे निशान में दिख रहे हैं। शंघाई हैंसेंग यहाँ पर करीब 1.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निकाई में करीब चौथाई फीसदी की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं कोस्पी में भी करीब आधा % की बढ़त इस समय देखने के लिए मिल रही है। तो ग्लोबल इंडिसेस का भी साथ मिल रहा है इंडियन मार्केट को, जिसका कि इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट में इस समय अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। साथ ही एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स, आज के कौन से शेयर हैं जिन पे कि एक जोरदार तेजी देखने के लिए मिल रही है। तो ग्लोबल स्प्रिट्स यहाँ पर करीब 13% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। कारण मोलासिस को लेकर है कि मोलासिस बनाने की शुगर कंपनियों को मंजूरी मिली है गन्ने के जूस से। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मोलासिस जो यूज़ होता है वो लिकर में यूज़ होगा, तो स्प्रिट कंपनियों के लिए अच्छी खबर, साथ ही शुगर कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर है। उसका इम्पैक्ट भी है। बजाज हिंदुस्तान में करीब 7.5% का जंप आज देखने के लिए मिल रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, प्राज इंडस्ट्री, रेणुका, सारे ही शुगर शेयर आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ रहे हैं। प्राज इंडस्ट्री जो कि इथेनॉल के लिए इक्विपमेंट बनाती है। साथ ही अगर देखें तो जो काउंटर लूजर्स हैं आज उनमें टॉप पर है जैकॉब, जहां पर कि बायबैक की खबर आई है। लेकिन इस पर विस्तार से बात करेंगे कि ये क्यों काउंटर नीचे है आज। साथ ही पीडीएसएल यहाँ पर करीब 4.5% की गिरावट, जीएसपीएल करीब 4% नीचे है। वहीं एनबीसीसी में देखें तो करीब 3.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हमने देखा था कि बोनस की अनाउंसमेंट के बाद इस काउंट में अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली। कल बोर्ड बैठक होगी कंपनी में जहां पर कि बोनस का अनाउंसमेंट होगा। जीनस पावर जहां पर कि कल हम बात कर भी रहे थे कि इसको 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर अगस्त महीने में मिले हैं और उसके बाद इस काउंटर में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी। करीब 4600 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर परसों ही मिला है इनको। उसका इम्पैक्ट था कि कल ये काउंटर अपर सर्किट लगा हुआ था, लेकिन आज कुछ हद तक अपनी बढ़त खोता हुआ। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कुछ एक काउंटर्स हैं जो कि आज लूजर्स की लिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन गेनर्स की लिस्ट में आज शुगर शेयर टॉप पर चल रहे हैं। अब हमारे साथ बाजार पर बात करने के लिए आपके पसंदीदा गेस्ट रवि सिंह भी जुड़ चुके हैं। रवि सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रवि सर, पहले मैं मार्केट पर जाना चाहता हूं। सर, 25,100 के एक स्तर को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर ये पार कर लेता है तो निफ्टी अपनी एक जो इनिशियल हर्डल है उसको पार कर लेगा। आप कैसे मान रहे हैं सर? अब क्या लगता है मार्केट?
देखिए, मैं विवेक जी आज कुछ दूसरे मूड में हूँ कि लग रहा है कि आज लोगों को ऑप्शन से भी ट्रेड कराया जाए, और निफ्टी इस समय जिस हिसाब से चल रही है जी। उसको लेके पहले 2 कॉल देता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से आपके ट्रेडर जो हैं, जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए इसलिए आप लोग पहले 25,150 की कॉल लगा लीजिए और साथ में 25,350 का पुट लगा लीजिए। दोनों लगा लीजिए आज स्क्रीन के सामने। दोनों के प्रीमियम लगभग एक बराबर चल रहे हैं। एक चल रहा है 182, पुट चल रही है 182 और कॉल चल रही है 191। लगा लीजिए आराम से। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 25,150 की कॉल और 25,350 की पुट। अब आपको क्या करना है, मार्केट का सपोज करिए मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूं कि 25,150 की कॉल जैसे ही 200 के ऊपर जाएगी बाय कर लूंगा। अपसाइड टारगेट होगा 240 रुपए का पहला, दूसरा होगा 255 रुपए, स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 22 रुपए, यानी कि 172 रुपए या फिर 175 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 25 रुपए का मैक्सिमम। रवि सर, मैं आपको थोड़ा सा एक बीच में रोक रहा हूँ सर। ये आप 26 सितंबर वाली के लिए बोल रहे हैं या ये 5 सितंबर? 5 सितंबर मैं उसी पे आने वाला था। बिल्कुल। मैं उसका रेट देख रहा था सर, वो मिल नहीं रहा था। 5 सितंबर वाली आपको 25,150 और 25,350 ये कॉल और पुट दोनों लगाने हैं। तो 200 के ऊपर निकलते ही, चाहे कॉल निकले पहले और चाहे पुट निकले पहले, 25 रुपए का स्टॉप लॉस डालिएगा। इस प्रोग्राम के अंत तक हम इसका अपडेट भी देंगे, और कौन प्रॉफिट बना रहा है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक जल्दी से शेयर कर लीजिए स्ट्रैटेजी। दूसरा ट्रेड, जो लोग छोटे, जो आपने पहले मुद्दे पे आते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड क्या लग रहा है। देखिए, मैंने अभी जो ट्रेड लिया ना, इसका एक सीधा सीधा फायदा ये है कि मैं डायरेक्शन लेस बैठा हूं, जिधर भी जाएगा उधर ही चढ़ जाऊंगा। जिधर जा रही होगी, लेफ्ट जाना होगा लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाना होगा राइट जाऊंगा। लेकिन बायसनेस कहां लग रही है? कॉल और पुट के प्रीमियम को देखिए। कॉल का प्रीमियम चल रहा है 192, पुट का प्रीमियम चल रहा है 183। इसका मतलब है बायसनेस कहां है? अपसाइड पे। तो अपसाइड के लिए यहां पर बायसनेस ज्यादा है, तो इसका मतलब है निफ्टी अभी अप ट्रेंड में रहेगी। 25,180 के जब तक नीचे नहीं जाता मार्केट, तब तक यहां पर करेक्शन के संकेत काफी कम है विवेक जी। और इस समय 25,100 का जो आपने बताया बेस, वो तो स्ट्रांग हो ही चुका है। अपसाइड कितना जाएगा? 250 हर्डल है, लेकिन 280 के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अपसाइड और कितना जाएगा? 25,280 के ऊपर निकला तो 25,350। तो ऊपर का खुला है, नीचे का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, डरने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। और जो ट्रेड अभी बताए हैं, इसमें एक और अपडेट देने वाला हूं कि छोटे वाले में कौन सा लेना है, वो अगले सेगमेंट पे अभी करते हैं धीरे धीरे, लेकिन तब तक इसकी तैयारी करिए। बिल्कुल। तो सर ने ट्रेड्स बता दिए हैं, और खासतौर से इंडेक्स का ट्रेड, जहां पर कि आपको हो सकता है कि अगले 1 घंटे में ही मुनाफा हो। उम्मीद करते हैं कि रवि सर ने लास्ट टाइम जब ये ट्रेड दिए थे लास्ट फ्राइडे, तो मुझे याद है कि 15 या 20 मिनट में ही ये काम हो गया था, पैसे कमाई हो गई थी। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। लेकिन कुछ एक खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो Q2 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ कल आती हुई दिखाई दी, जो कि रिवाइज जीडीपी एस्टिमेट से 3% की ग्रोथ देखने के लिए मिली, जो कि पहले 2.8% की दी गई थी। तो 2.8 से रिवाइज होकर ये 3% आ गई है। अमेरिका में जीडीपी एस्टिमेट्स जो आते हैं वो लगातार 2 या 3 बार आते हैं एवरी मंथ, और उनमें रिवीजन होता रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रवि सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ सुधर रही है और रेट कट की बातें हो रही हैं, तो क्या लगता है सर, इंडियन आईटी कंपनीज को और कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी? क्योंकि हमने देखा कि इंडेक्स ऑलरेडी बहुत चल चुका है। देखिए विवेक जी, आपका ये जो इस समय का ट्रेड का रुझान है, और जो आपने आईटी सेक्टर की अगर मैं लॉन्ग टर्म पे बात करता हूं, तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईटी सेक्टर का लॉन्ग टर्म अभी थोड़ा सा 1-2 महीने का और खराब हो सकता है। लेकिन कई स्टॉक्स में अब बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। यूएस के जो हालात है, और जो खास तौर से अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक न्यूज आई है जिसमें कि आईटी नेटवर्क को स्ट्रांग करने के लिए बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो आईटी पे इस बार सबसे ज़्यादा जो है वो जॉब्स क्रिएशन के लिए देख रहे हैं, और अपने सारे प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हैं। उसका फ़ायदा डोमेस्टिक कंपनीज को होगा। किसको होगा? यहाँ पर इन्फोसिस को मिल सकता है, टीसीएस को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन कंपनीज में एक बॉटम आउट तो होगा, तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पे वापस एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखें तो
करेक्टिव बाय देखना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि टीसीएस के जो आपने लेवल्स अभी सामने देख रहे हैं या इन्फोसिस के जो लेवल देख रहे हैं, एचसीएल के देख रहे हैं, मुझे लगता है 5-7% के करेक्शन के बाद बॉटम आउट, यानी अपना फंड का एलोकेशन जो है वो सिर्फ 5% यहाँ पर डाइवर्ट किया जा सकता है और धीरे धीरे करके एकोमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अग्रेसिव ट्रेड ले लें उनमें अभी नहीं। हाँ, किन को अवॉइड रखना चाहिए मैं इसकी बात जरूर कर देता हूं अगर आप परमिशन देते हैं तो। जी सर, बिल्कुल बताइए। देखिए, इस समय आईटी काउंटर के अगर मैं पूरे के पूरे आईटी काउंटर को देखता हूं तो मुझे जो कंपनियां थोड़ी रिस्क में लग रही हैं उसमें सबसे पहली कंपनी है विप्रो, जिसमें कि थोड़े से हालात जो हैं वो फंडामेंटल उतने अच्छे डेवलप नहीं हो रहे हैं और उनमें थोड़े गिरावट के संकेत दिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं जाता हूं तो जैसे कि एक 2-3 स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो छोटे हैं, जैसे वक्रांगी एक स्टॉक है, टेनला एक स्टॉक है। इन सब स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है। रैमको सिस्टम है, नौकरी है, ये सारी स्टॉक्स में थोड़ा सा गिरावट का ट्रेंड रहेगा, लेकिन दिग्गज अब यहां पर थोड़ा सा टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो आईटी काउंटर पर सर ने रुझान दे दिया है कि कौन से आईटी काउंटर हैं जहां से कि आपको पॉजिटिव रुख रखना है, और साथ ही दूसरे ऐसे कौन से आईटी काउंटर हैं जहां पर कि आपको थोड़ा सा अभी दूर रहना है। लेकिन कुछ और खबरें भी मार्केट में हैं जिनका कि इम्पैक्ट हमें ओवरऑल सेंटीमेंट पर भी देखने के लिए मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट खबर कि जापान चीन से स्टील इंपोर्ट पर रोक लगा सकता है, उस पर टैरिफ लगा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि चीन की जो स्टील है डोमेस्टिकली उतनी डिमांड है नहीं, वो एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को या स्टील के प्रोडक्शन को या स्टील कंपनीज को प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो डंप कहाँ कर रहे हैं? जापानीज़ मार्केट में कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में कर रहे हैं। मेरी कल भी एक स्टील ट्रेडर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि इंडिया में जो चाइनीज़ स्टील है वो करीब 40 से 41 रुपये पर केजी के हिसाब से पोर्ट्स पर आ रहा है। 3 रुपये उसमें फ्रेट चार्जेस लगा लीजिए, 44 रुपये पर केजी पर इस समय चीन की स्टील इंडियन कंज्यूमर को पड़ रही है। वहीं जो इंडियन स्टील कंपनियां हैं वो जो स्टील बेच रही थी वो 48 से 50 रुपये पर बेच रही थी। तो या तो उनको दाम घटाने होंगे या सरकार को कोई मूव लेना होगा कि चीन की जो सस्ती स्टील है वो थोड़ा सा हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को हिट ना करे। सर, कैसे देख रहे हैं स्टील कंपनीज को? टाटा स्टील, सेल, JSW, JSPL, इन सभी काउंटर को? देखिए, मोमेंट्री में अगर आज मैं आपको ट्रेड के हिसाब से भी बताता हूं तो मुझे वेदांता, टाटा स्टील और सेल और हिंदुस्तान जिंक फोकस कर लीजिए। इन चारों स्टॉक्स को फिर से मैं बोल देता हूं, शायद मैं ज्यादा जल्दी बोल गया। जी सर। वेदांता, टाटा स्टील, सेल और हिंदुस्तान हिंद जिंक, इन इस कंपनी के स्टॉक को फोकस कर लीजिए। आज अगर आप इनमें बाय करके जाते हैं तो क्लोजिंग सेशन तक में भी आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकते हैं, लेकिन एक एक करके ट्रेड लेते हैं। वेदांता को देखते हैं, 470 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, टेक्निकल ब्रेकआउट्स काफी अच्छे हैं, अपसाइड में वापस से 510 की क्षमता रखता है। और इस स्टॉक को मैं इसलिए पसंद करता हूं, ये चले ना चले लेकिन डिविडेंड मस्त देता है और आपको खुश रखता है, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ टर्न अराउंड करता रहता है। दूसरा स्टॉक टाटा स्टील देख लेते हैं। देखिए, 150 के नीचे ये स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा, जितना 150 के आसपास खरीदेंगे उतना अच्छा होगा। स्टॉप लॉस 145 का रखिए, टारगेट 165 आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चाइना क्या करेगा मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन मैं इतना जान रहा हूं कि मैं 165 पे प्रॉफिट बुक करने की राय यहां पर दे रहा हूं। तो दूसरा स्टॉक सेल, ये थोड़ा सा ज़्यादा अंडर वैल्यूड मिल रहा है अगर टाटा स्टील के कंपैरिजन में करते हैं। 135 रुपये चल रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लेवल है ये। 134-35 कितना जाएगा? 155 तक आता है। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा ट्रेंडी फ्रेंड है और मैं वहां पर प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूं। फिलहाल अभी फ्रेश बाय करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। 130 के स्टॉप लॉस से, 132 के स्टॉप लॉस से 2-4-5 दिन आपको परेशान करेगा लेकिन निकाल देगा। हिंदुस्तान जिंक ने फिलहाल काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर दिखाया था, एक अच्छा खासा यहाँ पर बोनस भी मिला, डिविडेंड भी मिलता रहता है, तो यहाँ पे 500 रुपये अट्रैक्टिव प्राइस है। थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। 480 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलिए, 535-540 के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। एक और अपडेट दे देता हूं विवेक भाई, नेशनल एल्युमिनियम के लोग ज्यादातर चर्चा करते हैं। देखिए, 180 पे अच्छा लगता है, 183 चल रहा है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, कितना जाएगा? 200-205 तक बार बार टर्न अराउंड स्टोरी दिखाता रहता है, इन लेवल्स पर आता है। देखिए, इससे कोई खास ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म पे पड़ेगा, लेकिन अभी मोमेंट्री ट्रेड के हिसाब से कुछ खास इंपैक्ट नहीं होगा। और आज है फ्राइडे और आज मेरा चैलेंज ये है कि आज आपको यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट करके आज बुक को प्रॉफिट में ले जाना है, क्योंकि वीकेंड को एंजॉय करने के लिए, पार्टी के लिए खर्चा निकालना है। बिल्कुल, तो यानी रवि जी पार्टी करने वाले हैं, पार्टी मोड में आ गए, अच्छी बात है। पार्टी की भी बात करूंगा, पार्टी लवर्स के लिए भी एक खबर है, लेकिन पहले हम कुछ और खबरों की भी बात करते हैं।
इंडियन इकोनॉमी के लिए ठीक ठाक खबर कि भारत की रेटिंग BBB- पर कायम रखी है फिच ने, और उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ वाले देशों में रहेगा इस साल भी। FY25 में जो उन्होंने जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की है 7.2% उन्होंने एस्टिमेट किया है। आज इंपॉर्टेंट है कि Q1 यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर का जीडीपी डेटा आज जारी होगा, जिसमें कि जो जीडीपी ग्रोथ वेरियस रिसर्च हाउसेस के द्वारा एस्टिमेट की जा रही है वो 6% से लेकर 7% के बीच में की जा रही है। देखना होगा कि आज किस तरह के इवनिंग में जीडीपी डेटा आएंगे। साथ ही जो पार्टी लवर्स की बात हो रही थी वे आ रही है शुगर से। सरकार ने गन्ने के जूस और बी हैवी मोलासिस से एथनॉल बनाने को मंजूरी दे दी है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो धामपुर शुगर है, बजाज हिंदुस्तान है, द्वारिकेश है, बलरामपुर चीनी है, इन सभी में तो जंप है ही, लिकर कंपनी इसमें भी काफ़ी अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। दिसंबर 2023 में बैन लगा था। रवि सर, कैसे देख रहे हैं सर शुगर कंपनीज को यहाँ से, और साथ ही लिकर कंपनीज को भी? देखिए, पार्टी की आपने बात करी, पार्टी का मूड की बात करी, पीसीआर से पीछे से आवाज भी आ रही। कैमरामैन हमारे आज जिस ड्रेस में आए उसमें मस्त एकदम पार्टी के मूड में है, क्योंकि टी शर्ट और जीन्स में मस्त आज यहाँ से पार्टी करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर अभी शुगर वाला जो है वो पार्टी जरूर करा सकता है, बिल्कुल सही बोला। और आपको मैं बताऊं तो एक एक करके ट्रेड यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले बलरामपुर चीनी पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देता है। एंट्री कर गए तो अच्छा, नहीं किया तो भी एंट्री करने का मौका 604, 605, 609 रुपए ये लेवल है बाय करने के। करंट लेवल इस समय चल रहा है 609 रुपए, कर लीजिए। कितना लेना है? 625 आएगा, इवनिंग तक में एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। और बाकी आप उत्तम शुगर को अगर देख रहे हैं तो 354 रुपए चल रहा है, 370 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। द्वारिकेश की बात कर ले तो वो 80 रुपए के पास आके थोड़ा थक जाएगा, रुक जाएगा। रेणुका शुगर की बात कर लेते हैं, वो 52-53 रुपए के पास आके वहां पर थकता हुआ सा नजर आएगा। लेकिन इन स्टॉक्स में अभी अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि अच्छा खासा 5% बढ़ चुका है। थोड़ा सा रुकिए, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थोड़ा करेक्शन आता है तो लीजिएगा, लेकिन फोकस करिए रेडिको खैतान पे। अब रेडिको खैतान कंपनी नाम से लगता है पता नहीं किस चीज की, बताइए विवेक भाई आप तो। लिकर की कंपनी है और वोडका में एक अच्छा खासा नाम है इनका, तो फिर बाय उसी को कर लेते हैं। रेडिको खैतान आज फिलहाल अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग पैटर्न यहां पर बनाता हुआ 1834 चल रहा है, लेके जाएंगे 1880, 1900 और कर लेंगे प्रॉफिट बुक, और शाम को कह देंगे टाटा बाय बाय। फिलहाल जुनून वही रखिए कि जो खाइए उसके भी पैसे उन्हीं स्टॉक से निकालिए दूसरे दिन, तो उसका एक अलग ही मजा होता है। और जब अगर आप ड्रिंक करते हैं तो फिर ऐसे ही स्टॉक को सेलेक्ट करिए। तो फिलहाल रेडिको खैतान बाय की कॉल ध्यान रख लीजिए। 1830-34 लेवल चल रहा है, करना है करंट लेवल पे बाय। टारगेट होगा 1860 का इंट्राडे का, 1880 यहां पर थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए अगर भूल जाते हैं, और अगर थोड़ा और भूल जाएंगे तो 1920 के टारगेट आएंगे। रिस्क कितना है? सिर्फ 1800 रुपए। जब तक उसके नीचे नहीं जाता 30 रुपए का रिस्क लेंगे और 70 रुपए कमा लेंगे। तो ये है ट्रेड आज का। बिल्कुल। तो सर ने बता दिया कि पार्टी कहाँ से होगी और आज फ्राइडे कैसे बनने वाला है। इंटरेस्टिंग सर। और आपकी ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें खर्च करना है, मतलब कि अगर मुझे टेलीकॉम में बिल देना है तो मुझे टेलीकॉम स्टॉक कौन सा लेना है, और अगर मुझे घूमने जाना है तो कौन सी एयरलाइन के स्टॉक लेने हैं, और अगर होटल में रुकना है कौन से होटल के। सर विस्तार से बात करूंगा आज। पूरा ये थीम भी हमारी कुछ इसी तरह की है, थोड़ा फ्राइडे मोड में हम भी। लेकिन कुछ एक दर्शक भी हैं जो कि पूछ रहे हैं सर, रेणुका शुगर पर आपने बात की, राहुल सिंह जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि सर 1 साल के लिए ले सकते हैं क्या? देखो भैया, अरे ये डायलॉग तो किसी और का था। खैर देखिए, इस समय रेणुका शुगर की अगर बात कर लेते हैं तो मुझे ऐसा, मैंने अभी बताया आपको कि 55 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल करंट लेवल पे साल भर के हिसाब से स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वीक लग रही है। वापस से आपको 46-45 के पास तक के चांसेस अगर देखते हैं तो वो 10% का करेक्शन होता है। तो धीरे धीरे करके ये 55 के बाद एक बार गिरना शुरू हो जाएगा। अभी साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट मत करिए, लेकिन अगर साल भर के लिए लेना है तो डालमिया शुगर फोकस कर लीजिए, जो कि देखिए 50 रुपए देख के मत खरीदिए। वो 480 रुपए है, वो 600 की क्षमता रखता है, लेकिन 50 रुपए वाला जब करेक्शन पे आता है तो वो टर्न अराउंड स्टोरी में बड़ा टाइम लगाता है। तो थोड़ा सा रुकिए यहां पर। अभी साल भर के लिए अगर लेना है तो डालमिया शुगर को फोकस कर सकते हैं जी। प्रहलाद कांडे जी का सवाल है, कानाडे जी का। रवि जी से पूछ रहे हैं सर, आपके इनके पास 2500 शेयर हैं स्टरलाइट टेक के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, गाइड करें सर। ये शेयर चला नहीं, पूरी रैली चली गई, वेदांता के सारे समूह के शेयर चल गए, एक ये स्टरलाइट टेक नहीं चला। इवन
मैं कल परसों देख रहा था ये नीचे भी आ गया, 140 से 131-32 की रेंज पर आ गया। देखिए, जब तक आप खरीद के रखोगे ना, ये नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि अब आपको टाटा बाय बाय कर देना है। इस स्टॉक में कोई दम नहीं है। जल्दी इंतजार करिए, इंतजार करिए। हम लोग एक आध दो शो और करेंगे, तब ये 110 रुपए ट्रेड हो रहा होगा, तब सुनेंगे आप, अभी नहीं सुनेंगे, मुझे पता है। फिलहाल एग्जिट कर लीजिए, मौका है। अगर कहां पर जाना है वो मैं बता सकता हूं, लेकिन इस स्टॉक में दम फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। अब चूंकि आपका सवाल ऐसा है कि मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि मैं इसके आसपास का ही कोई ऐसा स्टॉक आपको दूं जो कि आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस दे। आप ही स्टोरी देख लीजिए, चार्ट अगर देखते हैं तो आप भी चार्ट देख लीजिए। कैनरा बैंक, देखिए मैंने आपके ही प्राइस का ढूंढा है, वो 112 रुपए, 132 रुपए, लेकिन उसको 112 आना है, इसको 132 जाना है। चॉइस आपकी है। कैनरा बैंक चेंज कर लीजिए पोजीशन, अभी आपको प्रॉफिट दे जाएगा। स्टॉप लॉस 100 रुपए का रखिए, टारगेट बताई दिया 132-35 वापस आ जाएंगे। और चार्ट एकदम उल्टा बन रहा है, वो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। चॉइस आपकी है। बिल्कुल, तो चॉइस सर आपकी है, और आपको ऑप्शन भी बता दिया गया है कि आप कैसे अपने ट्रेड को बदल सकते हैं। जितना भी नुकसान है वो कैनरा बैंक से पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है सर, एक हमारे दर्शक हैं जीनस पावर पर सवाल पूछ रहे हैं। जीनस पावर सर, कल इसको ऑर्डर भी मिला था, कल मतलब परसों ऑर्डर मिला, लेकिन इम्पैक्ट कल था काउंटर पर। कैसे ट्रेड करना चाहिए सर? अपर सर्किट लगने के बाद नीचे आ रहे हैं। हाँ, देखिए अपर सर्किट लगने के बाद नीचे आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो आज के दिन इसको छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, ये है कि ये स्टॉक अच्छा है, अपसाइड में अभी भी मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आएगा। और जहां तक अपसाइड टारगेट की बात करें तो 500-520 के आसपास के टारगेट इसके आते हुए नजर आएंगे। बाय का जो लेवल दिखाई देता है मुझे 440-45 थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है। जी, एक हमारी दर्शक हैं प्रियंका जी हैं भोपाल से, ये पूछ रही हैं सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 66 रुपए के भाव के, टारगेट बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? बढ़िया स्टॉक है, बिल्कुल। प्रियंका मैम कंटिन्यू रखिए। वैसे प्रियंका मैम की बात होती है तो उनके मुझे वो म्यूचुअल फंड वाले शोज याद आ जाते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर अगर कहें तो इस समय अभी आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने अच्छा स्टॉक लिया है, जल्दबाजी मत करिएगा। 75 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ में अगर आप आईओबी, पीएसबी और आईएनडी, इंडियन मर्चेंट बैंक, ये अगर काउंटर को ऐड करना चाहें, या जब जो दर्शक सुन रहे हैं जो इनमें बने हुए हैं, बने रहिए। इन सबके टारगेट यहाँ से 10% अपसाइड देखने को मिलेंगे। जी, तो रम खान जी का सवाल है सर, शिपिंग कॉरपोरेशन पर, इनके पास 500 शेयर हैं 299 रुपए के भाव के, बहुत लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए सर? इस पर मैं खबर भी ले लेता हूँ। आज एक खबर भी आई है, इनको एक टैक्स का नोटिस मिला है। मुंबई टैक्स विभाग ने इनको 160 करोड़ रुपए का जीएसटी पेनल्टी का नोटिस भेजा है। नोटिस के खिलाफ हालांकि कंपनी ने बोला कि वो अपील करेंगे, उनका केस स्ट्रांग है, कंपनी का ऐसा मानना है। लेकिन अगर मैं पेनल्टी की रकम देख रहा था सर, 160 करोड़ रुपए अगर इनको पे करने पड़ गए तो इनका जो सालाना मुनाफा है उसके लगभग 25% के बराबर है ये पेनल्टी की रकम। कैसे देखें सर शिपिंग कॉर्पोरेशन को फॉर द लॉन्ग रन? देखिए, पहली बात तो खान साहब को मैं धन्यवाद करूंगा। खान साहब, मैं आपको पहचान गया हूँ। कल भी मैं कुछ पोर्टल पे था, उस पर भी आपका ये सवाल आया हुआ था। और अच्छा लगता है जब आप लोग हर जगह पे सवाल पूछते हैं, तो हमें भी बताने में अच्छा लगता है। और विवेक जी तो वैसे भी याद आ जाएगा विवेक जी को भी बहुत जल्दी। फिलहाल अभी के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि देखिए, आज भी मेरा जवाब वही है, बने रहिए सर, 300 रुपये तक आएगा। जो विवेक जी ने न्यूज़ बताई है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी, इसी वजह से ये स्टॉक 290 रुपये से 267 रुपये आ चुका है। अब यहाँ पर वो न्यूज़ को वापस जो है वो पब्लिकली आई है, लेकिन इम्पैक्ट तो पहले ही आ चुका। तो आप खर्चा तो आप लोग ऑलरेडी झेल चुके हैं, लेकिन रिस्क नहीं है। कितना? 250 के नीचे जाने की क्षमता कम रखता है। जब चलता है तो कुछ सुनता नहीं और किसी को देखता नहीं। तो फिलहाल बने रहिए, 300 तक आएगा। घबराना क्या है सर? घबरा नहीं। अगर आपको ये लॉस बना रहा तो किसी न किसी दूसरे स्टॉक में मूव करके उस लॉस को रिकवर कर लेंगे, लेकिन अभी सेंटीमेंट ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए रुके रहिए। बिल्कुल, कुछ और खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं जहां पर कि बड़ी बड़ी खबरें हैं, लाइक इन्फोसिस। सर, इन्फोसिस में देखें तो इन्वीडिया के साथ कंपनी जनरेटिव एआई के लिए कंपनी ने एक करार किया है, जिसमें कि टेलीकॉम कंपनी को जो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज होंगी उनको एआई का फ़ायदा देने के लिए सॉलिड प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इन्फोसिस, इन्वीडिया जो कि अब दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, उसके साथ आप करार कर रहे हैं, और एआई में ही वो बनी हुई है आजकल नंबर 1 चिप मार्केट को लेकर। कल मैं देख रहा था, कल परसों यूएस मार्केट में जितनी कमेंट्री पढ़ रहे थे हम कि इन्वीडिया के रिजल्ट्स आने वाले हैं, पहले तो कोई इन्वीडिया को जानता भी नहीं था। एक साल में अचानक से इस कंपनी में इतना बड़ा वेल्थ बना है लोगों का कि इसका नाम आजकल सबकी जुबान पर है।
अमेरिका वगैरह में और दुनिया भर में। सर कैसे देखना है इन्फोसिस को अब? विवेक भाई मुझे इसमें ये बताइए, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड बताऊं या अभी करंट ट्रेड बताऊं या लॉन्ग टर्म बताऊं? सर दो बता दीजिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो अभी स्क्रीन पर बैठे हैं ट्रेड कर लें, एक लॉन्ग टर्म जो हमसे अक्सर सवाल पूछते हैं लोग। तो शॉर्ट टर्म पहले आपने बताया, तो शॉर्ट टर्म बताता हूं, मत खरीदना। ठीक है। कितना आ जाएगा? 1900 रुपए और 1890 रुपए आ जाएगा करंट लेवल से। सेल पोजीशन बन रही, ना कि बाय। फिलहाल ये है इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड। अब अगर यहां पर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पे कर लीजिए एक बार। अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं तो 1900 वाला पुट बाय करके चल सकते हैं पहला, वहां पर ज्यादा सेफ्टी है। फ्यूचर जो लोग सेल करना चाहते हैं कर लीजिए, दबा के करिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपए का सिर्फ स्टॉप लॉस रखिए, आपको 20 रुपए मिलेंगे, इंट्राडे का ट्रेड हो गया। लॉन्ग टर्म के ट्रेड की बात कर ले, देखो सर, जब तक ये 2000 के ऊपर नहीं निकलेगा आपकी किस्मत नहीं चमकेगी और इन्फोसिस भी नहीं चमकेगा। लोअर साइड पे कितना आ जाएगा? गिरावट में अट्रैक्टिव लेवल जो होंगे वो 1820 और 1750 के बीच के लेवल हैं। इन लेवल्स पर आता है तो खरीदारी सोचिए, ऊपरी आता है तो प्रॉफिट बुक करने के सोचिए, और इंट्राडे ट्रेड तो मैंने बता ही दिया। बिल्कुल, तो ये फायदा होता है रवि जी के साथ बैठने का कि ट्रेड दोनों तरह के मिल जाते हैं, इन्वेस्टिंग वाले भी और ट्रेड जो कि आज ही करना है, अभी करना है, वो भी मिल जाता है। सर एक काउंटर और है, सम्मान कैपिटल, जो कि पहले इंडिया बुल हाउसिंग के नाम से आता था। इस पर बहुत सारे सवाल भी हमारे दर्शकों के आते फंसे हुए हैं। ये काउंटर भी चला नहीं सर। कल खबर आई 30,000 करोड़ रुपए फंड रेज कर रहे हैं एनसीडीज के थ्रू, लेकिन आज काउंटर का रिएक्शन देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ये कोई फंड रेज कर रहे हैं। 27 सितंबर को हालांकि एजीएम में ये शेयर होल्डर की स्वीकृति ली जाएगी इस फंड रेजिंग के लिए, और उसके अगले एक साल में ये फंड रेज किया जाएगा। हालांकि इनका काम भी लोन देने का ही है, तो इनको एनसीडी से ये पैसा उठाते हैं और फिर आगे उसको लोन देते हैं लोगों को। नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन 30,000 करोड़ बड़ा अमाउंट है। सर कैसे देखना चाहिए इसको? देखिए, पहली बात जो मैं बोलने वाला हूँ शायद मैनेजमेंट को, ग्रुप को अच्छा ना लगे। डीएनए कभी चेंज नहीं होता, और दूसरी बात है कि चाहे नाम जितने भी बदल लो, आप स्टॉक खरीदोगे आपका सम्मान चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले आपका बुल रन खत्म हो गया, दूसरा आपका सम्मान भी छीन लेंगे। जब तक आप फंसे रहेंगे तब तक आप भिड़े रहेंगे। फिलहाल स्टॉक में कोई दम नहीं है, जल्दी हम इस स्टॉक को 120-30 रुपए के पास ट्रेड होता हुआ देखेंगे। अगर आपका कोई शनि और ग्रह भारी है तो वो यही स्टॉक है, जितनी जल्दी छोड़ दोगे दूसरा पकड़ लोगे। अभी हमने चर्चा करी थी कैनरा बैंक क्या मस्त चार्ट बन रहा है, पीएसबी क्या मस्त चार्ट बन रहे हैं, तो और सबसे बड़े पार्टी वाला स्टॉक रेडिको। तो फिर इन स्टॉक्स पे लीजिए, ऐसा लीजिए जो सम्मान बढ़ाए। ऐसा क्यों लीजिए कि नाम सम्मान हो लेकिन सम्मान ही छीन ले पब्लिक का। तो फिलहाल एग्जिट की राय। बिल्कुल, आज रवि जी पूरे पार्टी मोड में दिख रहे हैं मुझे, आज फॉर्म में मिलता तो मैं कई बार हूं सर आपसे, लेकिन आज की जो फॉर्म है आपकी वो कुछ अलग है। आज विवेक भाई के साथ स्टूडियो पे बैठ के शो करने नहीं सर, ये पहली बार नहीं है, हम स्टूडियो में पहली बार शो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज आपकी वाइब्स कुछ अलग दिख रही हैं। खैर मैं बात करूंगा, शो के बाद बात करूंगा आपसे। चलिए, कुछ एक दर्शकों के सवाल और भी मिल रहे हैं, उनके भी सवाल लेते हुए चलते हैं। रिकी गोयल जी का सवाल है सर, सीएसबी बैंक, इस पर इन्होंने 370 के बाय किए हुए हैं, बहुत लॉस में है, क्या करना चाहिए इनको? स्टॉक में, सॉरी मैं मिस कर गया सर। सीएसबी बैंक, राइट ना? जी सर। देखिए फिलहाल तो सर 320 रुपए चल रहा है, ऊपर के 340 रुपए से इसका करेक्शन आना शुरू हुआ था, थोड़ा करेक्शन और है। दो राय यहां पर निकलती, पहला कि आप चाहे तो आपके पास यहाँ पर बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने अभी इमीडिएटली आपके कैनरा बैंक का ऑप्शन दिया, पीएसबी का ऑप्शन दिया, आईएनडी का ऑप्शन दिया। उनमें फायदा ये है कि आप एक ही, जो मैंने एक स्टॉक अगर आप इसका बेचोगे तो वो तीनों खरीद लोगे, एक एक शेयर सबके मिल जाएंगे और प्रोबेबिलिटी डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। फिलहाल अभी एक करेक्शन मोड दिखाई दे रहा है, 300 के नीचे जाने के बाद थोड़े हालात और खराब हो सकते हैं, और यहां पर अभी 6 महीने तक ये स्टॉक फंसा रहेगा। चॉइस अब आपकी है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके विवेक पे छोड़ता हूं। विवेक भाई विवेक के ऊपर छोड़ देता सर मैंने तो खुद आपके ऊपर छोड़ा हुआ है सारे सवाल। चलिए, पर रवि जी हमें रोशनी जरूर दें। एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, दीपक नागर जी का सवाल है, रवि सर आपसे, मिंडा कॉप के इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं 528 के रेट के, और बजाज हिंदुस्तान के 1500 शेयर लिए हुए 4190 के प्राइस के, क्या करें सर? दोनों में ही प्रॉफिट आ रहा है इनको। मिंडा तो 650 तक गया था करीब, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, अच्छा इनको प्रॉफिट मिला है, बजाज हिंदुस्तान में भी सर।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, और दोनों का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जो आपने पार्टी थीम रखी है वो पार्टी के लिए एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि अगर आज बुक कर लेंगे और मंडे और ट्यूसडे का इंतजार करेंगे तो पहला मिंटो कॉप आपको मिलेगा वापस से 500 रुपये के पास, तो 70-72 रुपये यहाँ से वाइप आउट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और बजाज हिंदुस्तान वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, लेकिन फिलहाल कहीं तो पार्शियल प्रॉफिट कुछ बुक करते चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो एटलीस्ट बजाज हिंदुस्तान में आप कम से कम 60% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 40% चाहे तो शेयर को छोड़ सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं गुलशन जी, ये बीईएल पर सवाल पूछ रहे हैं। संतोष सर, आपका व्यू बीईएल पर? देखिए, अगर के समय पे चलो इतना ये एक मिक्सा रुझान रहता है कि 3% का नेगेटिव रिटर्न या 7% का पॉजिटिव रिटर्न, जिसमें से 7% में से कल अनाउंसमेंट पर ही 2 से 2.5% तो कल काउंटर चल गया था। इंपॉर्टेंट है कि हम जब बाजार के दिग्गज की बात करते हैं तो ये रिटर्न जनरेटिव कितना बड़ा शेयर है। कोविड सभी को याद होगा, कोविड में सारे ही काउंटर गिर गए थे, निफ्टी भी 7500 की रेंज पर आ गया था और 12000 की रेंज से टूटकर सारे शेयर धराशायी हो गए थे। उस समय रिलायंस ने ही सबसे पहले रिकवरी की थी, लेकिन कोविड का लो क्या था इसका 799.98, और वहां से कल की क्लोजिंग है 3041 रुपये 85 पैसे। काउंटर ने 280% का रिटर्न दिया। HPCL हमने इसी के पीयर्स लेने की कोशिश की है कि ये इसके जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट है वहां पे किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। HPCL 316% रिटर्न दे चुका है, BPCL 188, IOC ने 256। तो IOC और BPCL तो इससे पीछे हैं, लेकिन अब बढ़ते हैं। ONGC 559% का रिटर्न। कोविड में ONGC का लो लगा था 50 रुपये, अभी 329 रुपये चल रहा है। MRPL इसने तो हद ही कर दी है, 913% का रिटर्न, 20 रुपये 75 पैसे से 210 रुपये आ गए काउंटर। अब आगे बढ़ते हैं। चेन्नई पेट्रो, यहां पर अगर देखें तो ये सबसे बेहतरीन ऑयल एंड गैस सेक्टर का शेयर रहा है। ये कोविड लो में 53 रुपये आ गया था, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 965 रुपये, यानी कि 1718% के रिटर्न। ये तो हो गई रिलायंस के ऑयल एंड गैस बिजनेस की बात। अब टेलीकॉम की भी बात कर लेते हैं। टेलीकॉम में भारती एयरटेल फिर इनसे आ गए 340%, वोडाफोन आइडिया तो 500% का रिटर्न दे चुका है कोविड लो से, 2 रुपये 70 पैसे तक आ गया था, 16 रुपये 30 पैसे चल रहा है अभी। डी मार्ट, रिटेल सेगमेंट पर आते हैं तो डी मार्ट और ट्रेंड का नाम आता है। डी मार्ट ने जरूर रिलायंस से थोड़े कम रिटर्न दिए, 190% के रिटर्न दिए कोविड लो से। ट्रेंड ने लेकिन देखिए क्या जबरदस्त रिटर्न दिया, 1865%, ये तो निफ्टी में भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रिलायंस को बोनस की जरूरत क्यों पड़ रही है, या शेयर होल्डर्स क्या कुछ नाराज हैं। रवि सर, पहले मैं आपसे आप पर आना चाहूँगा। ये जो रिलायंस में बोनस आया है, इसकी हिस्ट्री तो ये कहती है कि बहुत ज़्यादा शेयर थोड़ा स्लो मूविंग है। क्या रिलायंस में लोगों को बने रहना चाहिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है, रिटर्न उतना तेजी से नहीं देता? कोई है शेयर आपकी रडार पर, जितनी भी हमने लिस्ट देखी सर, उनमें से कोई शेयर लगता है कि आपको रिलायंस अच्छे रिटर्न देगा? देखिए, इस समय अगर मैं विवेक जी, आपके पहली बात है कि इस स्टडी के लिए पहले आपको तो कांग्रेचुलेट कर दूं, क्योंकि डीपर एनालिसिस कर पाना और डीपर एनालिसिस के बाद उसका रिजल्ट और समरी को समराइज कर पाना ये बहुत टफ चैलेंज है। स्टॉक्स तो बहुत से अवेलेबल है, लेकिन एक चीज़ प्राइमा फेसी जो समझ में आता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं है और बाकी शेयर है तो आपके पोर्टफोलियो में कमी है, और अगर रिलायंस का शेयर आपके पोर्टफोलियो में है बाकी नहीं है तो वो कमी नहीं है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट यही यहाँ पर समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि आपने जिन स्टॉक का कंपैरिजन किया वो देखा जाए तो दिग्गज स्टॉक्स है और उनमें अच्छा खासा दमखम भी बना रहता है। तो फिलहाल बिना रिलायंस के, वही बात है कि बिना कैप्टन के टीम खेलेगी तो इधर उधर भागेगी, और आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक कैप्टन की रिक्वायरमेंट होती है। अब रिलायंस की बात करें, HPCL, BPCL, IOC, ONGC, MRPL की बात करें तो ये ट्रेंड स्पेसिफिक है। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अगर आप जाते हैं तो पिछले एक दशक से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया, लेकिन जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई और पहला टर्म कंप्लीट किया, दूसरे टर्म में तो आके सबको रॉकेट होता हुआ न देखा हमने। स्टॉक्स में अच्छा खासा फंडामेंटल यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का सीधा सीधा फायदा दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेविएशन रखते हैं या डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं तो स्टॉक सारे अच्छे हैं, लेकिन बिना रिलायंस के वो अधूरा है। और अगर रिलायंस नहीं होता, दूसरे आप ले लेते हो और रिलायंस ही नहीं लेते हो, तो एक ही स्टॉक क्यों छोड़ना है, उसको लेके रखना चाहिए। फिलहाल ये ऐसे स्टॉक्स है जो कि आगे मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव, नए शेयर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन 5-10 साल का विजन है, तो इन शेयरों पे बिल्कुल बने रहिए, बुलिश रहिए, आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगाते हुए नजर आएंगे। जी,
संतोष सर, जैसा कि रिलायंस की हम बोनस हिस्ट्री की बात कर रहे थे, अनाउंसमेंट से लेकर रिकॉर्ड डेट तक जब तक ये शेयर आता है, हमारे पास डेटा अवेलेबल थे 2017 का, 2009 का। यही सोचते कोई बड़ी खबर आ गई, लाइक एनबीसीसी का बोनस आया तो क्या करना है। 6% ऊपर काउंटर उस दिन खुला ही था, लेकिन वो 17-18% तक चला गया। अब 6% पर हिम्मत नहीं हो रही थी और 17% पर अफसोस भी हो रहा था। अब सेम केस रिलायंस के साथ है कि बोनस की जब अनाउंसमेंट आई, काउंटर ऑलरेडी 2% ऊपर था। क्या कोई अपॉर्चुनिटी है सर बोनस की? अब चूंकि सितंबर फर्स्ट वीक में इनकी बोनस की रेशो भी आई जाएगा और फिर बोनस की रिकॉर्ड डेट भी 1 महीने में या 1.5 महीने में आई जाएगी। कोई है सर ट्रेड जो कि इंट्राडे हो या कोई लगता हो कि आपको 1-2 महीने के लिए पोजीशन बना सकते हैं? जब आप ऐसा विवेक जी पूछते हो ना तो थोड़ा डाउट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि आप चालाक ज़्यादा हैं कि मार्केट ज़्यादा चालाक है। मुझे समझने में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मार्केट चालाक है सर, मैं तो सिंपल अपना काम कर रहा हूँ। तो इस पर 2 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। पहला, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, कैश में ट्रेड करना चाहते हो, तो पहला है कि यहाँ पर 3000 यानी कि 2990 और 2900 के आसपास आके एक अपॉर्चुनिटी बनती है और ये टारगेट जाएंगे आपके 3100 3150 तक के लिए। तो पहला फ्यूचर का ट्रेड तो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा आप बताइए, दूसरा बताएं या नहीं बताएं? सर बिल्कुल बताना पड़ेगा। दूसरा बताना पड़ेगा। दूसरा है ऑप्शन का ट्रेड, और ऑप्शन में यहाँ पर एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बन रही है। बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या बन रही है कि आप यहाँ पर 3000 का ऑप्शन इस समय चल रहा है 3025 रुपए का कैश का प्राइस, फ्यूचर भी लगभग इसी के पास है। लेकिन 3000 का कॉल ऑप्शन यहां पर देखिए चल रहा है 90 रुपए। और अच्छी बात क्या है कि यहां पर 3040 वाला कॉल ऑप्शन चल रहा है लगभग 70 रुपए। दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया कितना? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का। और यहां पर कितना आपको बुलिश स्प्रेड में मिल सकता है सेफ हिसाब से अगर ट्रेड करें 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो आपको 20 रुपए के आसपास के प्रॉफिट यहां पर बन रहे हैं, जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखें तो बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है कि आपको मिनिमम 20 से 40 रुपए आसानी से मिल सकते हैं 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे। तो यहां पर ये बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। लेकिन मैंने बात करी थी कि 3150 तक जाएगा, तो एक ट्रेड और भी दे देते हैं ऑप्शन का। 3150 तक जाने की क्षमता है। तो यहां पर 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक तो अगर कुछ नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप 2960 वाला जो पुट ऑप्शन है, जो कि 35 रुपए चल रहा है, जो आप सेल साइड से इंटरेस्टेड रहते हो, उसको यहां पे सेल कर लो। टारगेट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए, यानी कि 35 रुपए पे 36 रुपए 37 रुपए पे बेचोगे, 10 रुपए आ जाएगा, बीच में आपको 25 रुपए का गेन यहां पर मिल सकता है। स्टॉप लॉस लीजिए सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का। क्यों? क्योंकि नीचे आने के चांसेस यहां पर कम है, बुल रन यहां पर दिख सकता है। और अगर इसी में अगर आप स्प्रेड बनाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन 3160 का कॉल भी बेच लीजिए, 2960 का पुट भी बेच लीजिए। दोनों बेच करके प्रीमियम रिसीव कर लीजिए। 1 हफ्ते में अगर डिसीजन आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो आपको दोनों साइड से गेन, यानी कि 3 स्ट्रेटजी। यार कितने बोनस दिलवाओगे आप? सर बोनस तो मिल गया है, और क्या चाहिए? बोनस रेशियो बस आना है। तो रेशियो में पता लग जाएगा कि लोगों को किस रेशियो में प्रॉफिट मिला है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही प्रॉफिट मिलेगा। 250 का लॉट साइज है आपके। अगर जो पुट शॉर्ट वाली स्ट्रैटेजी है, मैं देख रहा था उसका रेट वगैरह, तो अगर 36 पर शॉर्ट करके 10 रुपये पर अगर आप जैसा कवर करने के लिए बोल रहे हैं, तो करीब 6250 रुपये बन जाएंगे एक ट्रेडर को, निवेशक को। अगर निवेशित वाले जो आपने जो थोड़े शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो बताया आपने, फ्यूचर का रेट बता दिया कि फ्यूचर में आपको करीब 100 रुपये ऊपर तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक ट्रेड और बोनस के इश्यू पर जो भी एक रिएक्शन है, वो आपने पूरी तरह से समझा दिया है। तो स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर ही रोकते हैं, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। पार्टी मोड में थे भी, और मैं कह भी रहा था कि आज हमारे शो की थीम कुछ इस तरह की है कि वो पार्टी मोड बनाएगी। सर अब मैं शुरुआत करता हूँ एयरलाइन से, स्पाइस जेट। सर कैसा लग रहा काउंटर? सर इससे पहले एक अपडेट मेरे को छोटा सा आया है, जो मुझे लग रहा है, अभी आपने आईटी काउंटर की चर्चा करी थी और बिरला सॉफ्ट की, और दूसरी तरफ है कि संतोष जी ने यहाँ पे चीज़ें तो बताई हैं, लेकिन मैं तो अब ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर देखता हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं इन्फोसिस को शॉर्ट करके टेक महिंद्रा बाय कर लूंगा। पता नहीं, मुझे लॉजिक तो नहीं इस समय अभी मैं बता सकता, क्योंकि बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है। और
इन्फोसिस जो है वो थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है। मैंने पहले भी बोला था इन्फोसिस में गिर जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर आप सेफ बिड लेते हैं और पेयर ट्रेड करते हैं, देखिए पेयर ट्रेड जब भी करिए तो एक रिस्क जरूर रखिए। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों ट्रेड लीजिए और दोनों ट्रेड का 20,000 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और टारगेट चलने दीजिए। छोटा अगर ट्रेड ले रहे हैं तो 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लंबा ट्रेड ले रहे हैं तो 20,000 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और ट्रेड को कंटिन्यू चलने दीजिए। फ्यूचर के ट्रेड लीजिएगा, एक को फ्यूचर में बाय करिएगा, एक को फ्यूचर में सेल करिएगा और अप साइड पे यानी कि मोमेंट्री अगर इंट्राडे में देखते हैं तो 10-12 हजार रुपए का गेन बन सकता है, लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 50-60 हजार रुपए का गेन बन सकता है। 3 वीक तक ट्रेड ले सकते हैं। मुझे दिखा तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ ले बिल्कुल लेते सर, बढ़िया है। और सितंबर सीरीज के लिए आपने लगभग ट्रेड दे दिया। मैं लॉन्ग टर्म सर एक ही महीना मान लूं ना एफ&ओ सीरीज में? बिल्कुल बिल्कुल, इस एफ&ओ में इस पूरे महीने आप इसको बना के रखिएगा और मैं आप कोई भूल जाए लेकिन मैं आपको प्राइस के हिसाब से अपडेट जरूर दूंगा। इस समय इन्फोसिस का प्राइस और टेक महिंद्रा का प्राइस नोट कर लीजिए बिल्कुल चैट पे। और ये क्या देख रहा हूँ, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए पार्टी मोड के अलावा भी यहाँ पर सुबह सुबह हम लोग शो कर रहे हैं। पीछे से भैया ने चाय दी कि सर थोड़ा सा और जोश बना रहे। तो ये देखिए पूरी टीम लगी रहती है, इतने लोग काम करते हैं। तो फिर ये जो आपके पास अभी लाइव लिंक आ रहा है ना, इसको पहले तो व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं। ये इधर उधर के चैनल देख के कुछ नहीं बनने वाला, आपको पता है मुझे। बिल्कुल। लेकिन सर मेरा सवाल स्पाइस जेट पर भी था। देखिए नहीं, स्पाइस जेट पे तो मैं आता हूँ सर। मैं स्पाइस जेट के लिए कहानी ये है कि ये स्टॉक ना मुझे तब अच्छा लगता है जब मुझे सिर्फ सफर करना, और आजकल सफर भी नहीं अच्छा लग रहा है स्पाइस जेट का, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि उनकी फ्लाइट्स का क्या सिचुएशन अभी चल रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? तो सफर का मजा लो, डिस्काउंट का मजा लो, लेकिन शेयर खरीद के गलती मत करो कि वो डिस्काउंट यहाँ पर पे कर दो। फिलहाल स्टॉक अभी डाउन है, 60 रुपए के नीचे जाता है तो स्टॉक वापस से 55 रुपए तक जा सकता है। बाय करने से बचें, एग्जिट करने की तैयारी करें। बिल्कुल। लेकिन जब टिकट बुक करते हैं तो पोर्टल, but again I would avoid at these levels. जी रवि सर, आपका क्या मानना है ईज माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन, कोई पसंद है आपको इनमें से? देखिए संतोष भाई ने ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि मैं ये नेगेटिव बोल ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप मेरी पर्सनल चॉइस से देखें तो मैंने लगभग पिछले 6-8 महीने से ईज माई ट्रिक से नमस्ते किया हुआ है। भैया इजी कुछ नहीं चाहिए और मुझे उसका ट्रेड भी नहीं चाहिए। तो फिलहाल ट्रेंड डाउन है, 30-32 रुपये तक आ सकता है। और रही बात यात्रा की, चल रहा है, यात्रा चल रही है, लेकिन यात्रा में भी प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कर लीजिए। 150 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और वैसे भी इन स्टॉक्स में अभी इतना कुछ ट्रैक्शन बना नहीं है और अगले 1-2 महीने तक ऐसा कुछ बनने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा व्यू डिफरेंट है, लेकिन संतोष जी की अलग कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन मैं फिलहाल इनसे अभी दूरी बनाकर रख रहा हूँ। जी संतोष सर, लेकिन आप होटल रैलिस इंडिया, चूंकि हम बात भी करते रहे कि एग्री सेक्टर की ग्रोथ को लेकर हमेशा जीडीपी के डेटा में फोकस रहता है, खासतौर से Q1 जीडीपी और Q2 जीडीपी में, क्योंकि मानसून का एक प्री मानसून और पोस्ट मानसून वाला जो इम्पैक्ट होता है वो विजिबल होना शुरू हो जाता है। कैसे देखें सर एग्री और इरिगेशन से जुड़े काउंटर्स को? विवेक जी, इसके साथ में एक और ऐड कर देते हैं जिसका नाम है केमिकल, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स का इम्पैक्ट जो है वो उसी हिसाब से देखने को मिलता है। फिलहाल अभी की जो हालात चल रहे हैं और जिस हिसाब से अभी आपने देखा कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, सभी में फसल की तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकार को कोई स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये आपने तो सही टाइम पे पकड़ा है कि कुछ इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते का भी यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। जैन इरिगेशन थोड़ा सा और गिरावट की तरफ दिख रहा है, एक बार 65 रुपए के आसपास तक आ सकता है। और ओवरऑल अगर केमिकल स्टॉक्स को भी देखें तो उनमें भी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन अच्छा है यहाँ पर एकुमुलेट करने का, तो थोड़ा समय दीजिए। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर इस समय जैन इरिगेशन से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट में है तो एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि 65 तो आने वाला है। जी नितेश कुमावत जी का सवाल है, रवि भाई आप ही से पूछ रहे हैं, डिफेंस में कहाँ खरीदारी करें? देखिए डिफेंस में अभी आपने एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दर्शकों को बता दूं कि 1 जनवरी से अब तक अगर पूरे डिफेंस स्टॉक को यहाँ पर कंपैरिजन करें तो लगभग जो गिरावट आई है वो 32 से 35% की गिरावट आई है। और प्रॉब्लम ये थी कि बजट के टाइम पर लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादातर स्टॉक्स हाई पर बाय किए गए हैं, इसी वजह से यहाँ पर आप पैनिक में। लेकिन मज़ेदार बात तो जो मुझे लग रही है वो ये है कि सोशल मीडिया और जो वो आजकल वो इंस्टा और ट्विटर पे आजकल मस्त वाला
जोक आता है उसमें ये आ रहा है कि ये स्टॉक सब साफ हो जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपए आ जाएंगे। एचएल की बात करें तो 2,000 रुपए। अरे भैया वो अपनी रील चला रहा है, तुम काहे को अपनी रील बनवा रहे हो? तो बेटर है इन सारे फंडामेंटल स्टॉक्स पे अगर देखते हैं तो सबके अच्छे फंडामेंटल है। मैं एक एक करके लेता हूँ। बीडीएल 1321 रुपए चल रहा है, पहले भी आपको बताया है 1280 1290 के रेट पे बाय करके रखिए, रिस्क मत लीजिए। 6-8 महीने रखेंगे, पैसा दे के जाएगा, नुकसान नहीं देगा। BEML की बात कर लेते हैं, 3853 रुपए चल रहा है, 3600 3700 3800 कहीं भी बाय करिए, 4500 तक के टारगेट देगा, कोई रिस्क नहीं दिखाई देता। और HAL 4500 आपको बोला था ना, 4500 पे बाय कर लीजिएगा, लीजिए आज 4700 रुपए तक है, बुक करना है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 100-200 रुपए तो दे के ही जाएगा, नुकसान नहीं देगा। तो 4500 पे बाय करने पे कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। जितने रिपोर्ट्स हैं उनको छोड़िए, आप रेल अपनी मत बनवाइए, बढ़िया से बने रहिए। BEL 290 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी की राय है, और वापस आपको बुक करना है, 305 आता है, बुक कर लो, छोटा मोटा करते रहो, लेकिन इसको होल्ड करके रखो, निकलने की जरूरत नहीं। अब सबसे 2 स्टॉक और कवर कर लूं। जी सर, बिल्कुल सर। मैस्डॉक सबसे ज्यादा क्वेरी उस पर आती है। देखो मैस्डॉक और HAL दोनों भाई भाई की तरीके से चलते हैं, एक 200 रुपए नीचे चलता है, एक 200 रुपए ऊपर चलता है। 4300 4200 के लेवल चल रहे, रखे रहिए, सुन लीजिए, रखे रहिए, जरूरत नहीं है निकलने की। 4800 आएगा, 4800 से ऊपर के भी भाव दिखाई देंगे। और सबसे ज्यादा सवाल तो आप लोग कोचिन शिपयार्ड पे पूछते हैं। माना आप लोगों ने 25-2600 पे भी खरीदा होगा, लेकिन 1850 से नीचे ये स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा। आपकी मर्जी है कि आप स्टॉक पे बने रहें या निकले, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि बने रहिए। 2300 के आसपास आएगा तो भले 2700 ना पहुंचे, लेकिन 2300 तो पहुंच सकता है, तब तक चलने दीजिए। अगर वहां पर कुछ बदलने की जरूरत पड़ेगी तो स्टॉक चेंज करिएगा, नहीं तो होल्ड करके रखिए। डिफेंस काउंटर में इतने भी निगेटिव मत हो जाइए, 30-32% ऑलरेडी गिर चुका है, कहीं ना कहीं से वैल्यूएशन के पास पहुंच रहा है। जी, एक सवाल है सुजीत रॉय जी का। संतोष सर ये मणिपुर से हैं। किर्लोस्कर रवि सर, अब बिल्कुल शो को समराइज करने का समय आ गया सर। आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं? देखिए रेडिको खैतान की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, 8-10 रुपए तो बढ़ ही गया है, पर बुक करने की जरूरत नहीं, इवनिंग सेशन में बुक करिएगा। तो पहला है रेडिको खैतान, अगर आप लेके चलना चाहते हैं तो इसको 1880 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर लेकर चलिए। अभी फिलहाल स्टॉप लॉस यहाँ पर 1800 का रखिए। दूसरा स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि 74 रुपए पर है। यहाँ पर करंट लेवल पे बाय की रणनीति है, 85 तक के टारगेट है, थोड़ा 3-4 वीक के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। पावर ग्रिड मैंने पहले भी बाय दिया है, फिर बाय दे रहा हूँ, 355 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर पावर ग्रिड, ये 3 स्टॉक्स है जो कि आपको बाय करके रखने हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगर होल्ड करके रखते रहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट दे जाएंगे, लेकिन आज के लिए रेडिको खैतान पे ही ट्रेड करिए। आज के लिए रेडिको खैतान और IDFC फर्स्ट बैंक और पावर ग्रिड, ये 2 काउंटर जो कि आप पोजिशनल ट्रेड के तौर पर भी ले सकते हैं। तो रेडिको खैतान में 1880 रुपये का टारगेट रखना है। 1836 रुपये पर ये काउंटर आ गया। सर ने और थोड़ा पहले बताया था जब शो की शुरुआत थी। IDFC फर्स्ट बैंक 74 रुपये पर दे रहे हैं, 85 रुपये का टारगेट है। F&O का शेयर है, आप वहाँ भी देख सकते हैं 71 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही पावर ग्रिड, ये भी F&O का स्टॉक है, 339 रुपये पर चल रहा है, 332 रुपये यानी कि 7 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और 16 रुपये ऊपर के टारगेट्स। ये 3 काउंटर तो रवि सर की तरफ से हैं। संतोष जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपसे अभी मैं बात करूंगा आप स्टूडियो में, तो आज आपका पार्टी मोड है, इसके पीछे की व्यथा जरा मुझे सुननी पड़ेगी कि आज आप इतने पार्टी मोड में क्यों हैं और कहाँ जा रहे हैं आज इवनिंग में, तो बात करते हैं। तो फिलहाल बीच बाजार को तो यहाँ पर ही विराम देने का समय आ गया, लेकिन 4 बजे हमारा खास शो देखना ना भूले, मेरा सिर्फ मेरा सवाल।